ग्रोथ है, वृद्धि, अचानक से जो आपके हाथ और पैर हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं ग्रोथ स्पर्ट में। ग्रोथ स्पर्ट को हम कई बार वृद्धि स्फुरण कह देते हैं। तो उसका आपको रीजन बताना है, ऐसा क्यों है, प्रॉक्सिमल है, ये रिवर्स्ड सेफेलोकॉर्डल कहा जाएगा, सेफेलोकॉर्डल कहा जाएगा या सेफेलो कहेंगे इसको। सबने अपनी मर्जी से अलग अलग जवाब इसमें देना शुरू कर दिया है और आप गलत जवाब दे रहे हैं। मजे की बात ये है कि 55% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। इसको रिवर्स्ड सेफेलोकॉर्डल यहाँ कहेंगे। मतलब क्या हुआ कि जो बड़ी मसल्स हैं इस टाइम पे, जो ग्रोथ स्पर्ट का टाइम है, जो ग्रोथ स्पर्ट का टाइम है, मैं अभी बताऊंगी सारी ही चीजें। ग्रोथ स्पर्ट जिसको हम वृद्धि स्फुरण कह रहे हैं कि बच्चे की आप देखते हैं जैसे ही वो टीनेज में जाता है 12 से 18 के बीच में, उसकी हाइट, उसका वेट, उसकी मसल्स में स्ट्रेंथ, हर एक प्रकार से उसके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्यूबर्टी हिट करती है, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं फिजिकली, साइकोलॉजिकली, हर तरह से, सामाजिक रूप से भी। इसीलिए इसको तनाव एवं तूफान का काल कहा है स्टैनली हॉल ने। 12 से 18 क्या है, किशोरावस्था। अब इसमें अगर हम देखें ग्रोथ स्पर्ट होता है कि अचानक से विस्फोट। आप देखते हैं बच्चा, आप 2 साल पहले मिले थे, बच्चा लग रहा था। मैं अपने भाई की ही अगर बात करूं, पिछले 4 सालों में से जो लास्ट 3 और 2 ईयर्स रहे हैं उसमें वो अचानक से बड़ा दिखने लग गया, जबकि वो एकदम छोटा दिखता था, है ना। तो ये क्या होता है, ग्रोथ स्पर्ट है, क्योंकि जैसे ही टीनेज हिट करेगी आप अचानक से आपकी जो शरीर की हाइट है, वेट है, वो सब इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ग्रोथ स्पर्ट लड़कियों में अगर हम देखें तो 2 साल पहले होता है, जल्दी ही खत्म होता है, लड़कों में थोड़े लंबे समय तक चलता है। तो लड़कियों के केस में भारत के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि 10 से 13 वर्ष, और लड़कों के केस में जो है ये 12 से 17 तक भी हम इसको मान लेते हैं, या 14 से 17 तक भी कई लोग मानते हैं। 12 से 17 2 साल बाद लड़कों के केस में शुरू हो रही है। बट ग्रोथ स्पर्ट जो है कि बहुत तेजी से स्फुरण, जो गति बढ़ रही है, शरीर का जो हाइट वेट सब बढ़ रहा है, वो थोड़ा और लंबे समय तक चलता है लड़कों में। लड़कियों में थोड़े कम समय में ये समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब ये कहानी है क्या, इसको समझते हैं। देखो सेफेलोकॉर्डल क्या है, जब आप गर्भ में होते हैं तब भी आपका सर पहले विकसित होता है बच्चे का, बाद में उसका जो बाकी का पार्ट है, धड़ हो चाहे, यानी सर पे पहले कंट्रोल आएगा, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगी, है ना। ये सारी चीजें हेड टू टो, हेड मतलब सर पे पहले कंट्रोल, बच्चा जब पैदा भी होता है तब भी आप देखते हैं पहले उसका सर पे कंट्रोल। उसका जो सर है वो पूरे शरीर का 1/4 होता है, यानी 25% जो है आपके शरीर का वो आपका सर है। तो आप देखते हैं बच्चे का सर बड़ा नजर आता है, बॉडी आपको फिर भी ऐसी सी लगेगी। तो ये क्या है, हेड टू टो जाता है कि पहले वो सर संभालना सीखेगा, गर्दन संभालना सीखेगा, फिर ये वाला पार्ट, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। यानी हेड से शरीर, जो सिर है उससे पैर की ओर। यहाँ पे सेफेल का मतलब होता है ग्रीक में, जो ग्रीक लैंग्वेज है, सेफेल का मतलब है ब्रेन आपका, खोपड़ी आपकी, और कॉर्डल क्या है, जो कॉर्ड है, टेल जिसको हम कहते हैं, पूंछ एक तरह से। तो ये सर हो गया आपका खोपड़ी सेफेल, और कॉर्डल है जो आपकी पूरी टेल है जिससे आपकी पूरी बॉडी कनेक्टेड है। ठीक, सर से पैर की ओर। अब यहाँ पे सर का प्रोपोर्शन बड़ा होता है, लेकिन जैसे आप एडोलेसेंस में जाते हैं तो ये जो ग्रोथ स्पर्ट है, इसके कारण, ग्रोथ स्पर्ट के कारण क्या होगा भाई, ग्रोथ स्पर्ट के कारण आपका जो वृद्धि स्फुरण कह लीजिए आप इसको, जो एडोलेसेंस में वृद्धि स्फुरण है, अचानक से हाइट वेट सब बढ़ रहा है, इसमें आपकी जो लॉन्ग मसल्स हैं, जो लॉन्ग बोन्स हैं या मसल्स हैं, उनमें वृद्धि तेजी से होती है, वो फास्ट ग्रो करती हैं। क्या करती हैं, फास्ट ग्रो करती हैं। लॉन्ग मसल्स कहाँ हैं आपके, या तो लेग्स में है ना, वो फीमर बोलते हैं ना हमके भाई, थाई में जो सबसे बड़ी हड्डी कहते हैं। तो बेसिकली आपको वैसे भी पता है कॉमन सेंस से भी कि सबसे बड़ी मसल्स कहाँ या बोन्स कहाँ होंगी आपके शरीर में, आर्म्स में या लेग्स में होंगी। तो आर्म्स और लेग्स जो हैं वो तेजी से डेवलप यहाँ पे होते हैं, और बाकी शरीर जो आपका प्रोपोर्शन में आ रहा है, पहले सर बड़ा था, लेकिन अब एडोलेसेंस में जो ये स्फुरण है, यानी ये जो ग्रोथ स्पर्ट है, इसकी वजह से आपके आर्म्स और लेग्स, तो आप देखते हैं बच्चे की हाइट अचानक से बढ़ती है। ऐसा नहीं कि आप उसका शरीर में सर आपको बहुत बड़ा नजर आएगा। तो इसको हम रिवर्स्ड सेफेलोकॉर्डल के रूप में जान सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ हेड उतना बड़ा नहीं है, बाकी एस्पेक्ट्स में जो आपकी लॉन्ग बोन्स हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं सर की बजाय। तो इसलिए हम सेकंड ऑप्शन के साथ यहाँ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार। और WHO की माने तो एडोलेसेंस क्या है, 10 से 19 वर्ष की अवस्था है जिसमें बहुत सारे चेंज हो रहे होते हैं। खैर ये कहानी हम बाद में करते रहेंगे डिस्कस, अभी हमको इतना ही पे ही रुकना पड़ेगा क्योंकि हम मॉक टेस्ट की तरह चल रहे हैं, तो नहीं तो एक ही क्वेश्चन बैठ के रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इन दी पीयर एक्सेप्टेंस, यानी जो साथी समूह है उसमें जब आप समकक्ष स्वीकृति की बात करते हैं कि आपके दोस्त आपको एक्सेप्ट कर लें, दी चिल्ड्रन हु आर रेयरली सेलेक्टेड पॉजिटिवली और नेगेटिवली कॉल्ड,
यानी वो बच्चे जो रेयरली कभी उनको सेलेक्ट किया जाता है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी, यानी समकक्ष स्वीकृति पहलू में जिन बच्चों को कभी कभार ही सकारात्मक या नकारात्मक रूप से चुना जाता है, यानी नेगेटिवली भी उन पे ध्यान कभी कभार ही जा रहा है और पॉजिटिवली भी उनको कभी कभार ही चुन रहे हैं कि कोई कंपटीशन है या कुछ क्लास में किसी को मॉनिटर बनाना है, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत रेयर ही कि अच्छा आज तुमको बना देते हैं, या फिर नेगेटिवली भी अगर कुछ है तो भी उनको रेयर ही चुना जाएगा। इन बच्चों को कंट्रोवर्शियल बच्चे नहीं कह सकते, जो आप लोग कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये नेग्लेक्टेड बच्चे हैं, क्योंकि कभी कभार ही इनको पॉजिटिवली और नेगेटिवली चूज ही बहुत कम कर रहे हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चूज ही नहीं किया जा रहा है, इनको उपेक्षा की जा रही है, इनकी नेग्लेक्ट किया जा रहा है इनको, तो ये उपेक्षित बच्चे हैं। आएंगे बाकी सबको समझेंगे। देखो कंट्रोवर्शियल बच्चा जो है उसको कभी कभार नहीं चुना जाता, उस पर अटेंशन मिलती है, तभी वो कंट्रोवर्सी में रहता है कि वो कुछ भी करके पढ़े ना लिखे, बट चाहे पढ़े चाहे ना लिखे, मतलब पढ़ लिख के हो, वो बिना पढ़े लिखे हो, लेकिन वो हेडलाइंस में रहेगा। न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती ना, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही खराब उदाहरण आ रहा है, बट मान लो आप, इट इज लाइक राखी सावंत है ना, शी इज अ कंट्रोवर्शियल चाइल्ड। अगर हम क्लासरूम में के हिसाब से देखें, पूरी दुनिया को अगर क्लासरूम में बांट लें, तो वो आपको पता है वो इंस्टाग्राम से लेके कहीं ना कहीं से कुछ तो सामने आ जाएगा और वो बंदी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये कंट्रोवर्शियल चिल्ड्रन का एक उदाहरण है कि वो बच्चे जो कुछ भी करके वो रहते हैं लाइमलाइट में, तो वो रहेंगे, चाहे पॉजिटिव रीजन से हो चाहे वो नेगेटिव रीजन से हो, बट वो चुने तो जा रहे हैं बार बार, वो नजर में तो आ रहे हैं बार बार, है ना, क्लियर बात है। तो ये कंट्रोवर्शियल बच्चे तो ऐसा नहीं कभी कभार इनकी उपेक्षा नहीं होती, ये तो भैया ढूंढ ढूंढ के मुद्दे लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंगना रनौत, है ना, तो ये कंट्रोवर्शियल बच्चे हैं एक तरह से, ठीक भाई, एग्जाम्पल की तरह यूज कर रही हूँ, किसी को दिल पे लगाना हो लगा सकता है। देखो एक बार फिर आता है पॉपुलर चिल्ड्रन। पॉपुलर चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, पॉपुलर चिल्ड्रन कौन से हैं, जो पॉपुलर हैं, जिनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तभी तो वो पॉपुलर है, ठीक है ना। कोई कह रहा है उर्फी जावेद, हाँ मतलब जो आपका जैसे मन कर रहा है आप अपने आप समझ गए ना, बस कुल मिला के बात ये है, क्योंकि आपने जो ये गलत जवाब दिया यही अपने आप में बताता है कि आपको लग रहा है ये कंट्रोवर्शियल बच्चे हैं जो कभी कभार चुने जा रहे हैं। भैया कभी कभार चुने वाले नेग्लेक्टेड हैं, उनको अच्छे और बुरे चीजों के लिए कभी कभार ही कोई उनसे पूछता है कि खाना खाओगे, 20 दिन में एक बार पूछा, ठीक। तो बेसिकली कंट्रोवर्शियल वो है जो विवाद में बने रहते हैं, चाहे पॉजिटिव रीजन से हो चाहे नेगेटिव रीजन से हो। पॉपुलर वो है जिनको ज्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं, है ना, जिनको ज्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं वो पॉपुलर हैं। कोई कह रहा है मोदी जी, अरे माफ करो यार, पॉलिटिक्स से बचाओ, इधर आ जाओ। रिजेक्टेड चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, अब तो आप दिल पे ही ले गए, भावनाओं में बह गए, वापस आ जाओ, इतना समझ में बहुत आ गया, काफी है। रिजेक्टेड चिल्ड्रन वो है जिनको रिजेक्ट किया जा रहा है, जिनको स्वीकार कभी किया ही नहीं जाता, जिनको कोई कह रहा है पॉपुलर चिल्ड्रन में कटरीना कैफ को डाल दो, बहुत बढ़िया, है ना। फॉर एग्जांपल विराट कोहली, तो पॉपुलर वाला ही एग्जांपल में आएंगे, ठीक है ना। तो पॉपुलर लोग, पॉपुलर चिल्ड्रन कौन से, जिनको ज्यादातर बच्चे पसंद कर रहे हैं, उनके फेवर में है। रिजेक्टेड वो है जिनको रिजेक्ट ही किया जा रहा है सिरे से, ठीक। तो अस्वीकृत बच्चे, तो यहाँ पे उनको रेयरली सेलेक्ट भी नहीं किया जाता, रिजेक्टेड तो रिजेक्टेड ही है बेचारे, तो इसलिए ये नेग्लेक्टेड बच्चे हैं जिनको कभी कभार सेलेक्ट किया जा रहा है पॉजिटिव रीजन के लिए, कभी नेगेटिव रीजन के लिए, ठीक है जी। तो ये हुआ नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन। कोई कह रहा है पॉपुलर चिल्ड्रन में हिमांशु को डाल दो, सही है जी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा आप, तो ये नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन का उदाहरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, तो ये चारों प्रकार हमको समझ में आ गए। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या, एक आसान सा क्वेश्चन कर लीजिए, अब सर में दर्द हो गया होगा, है ना, थक गए होंगे, जल ग्रहण कर लीजिए, आजकल वो चल रहा है ना मीम इंस्टाग्राम पे। देखो एक बार, तो फटाफट से क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच, ये थोड़ा सा आसान सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रमोट कल्चरल सेंसिटिविटी इन क्लासरूम, यानी निम्नलिखित में से क्या कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है। बताइएगा तराना, बताइए क्या बढ़ावा नहीं देगा, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, यानी सभी संस्कृतियों के प्रति हम कक्षा में संवेदनशील हो, मजाक ना उड़ा रहे हो कि किसी पंजाबी कल्चर का या किसी और का, मतलब अलग अलग हर तरह का बच्चा आपके क्लासरूम में है ना, तो आप संवेदनशील हैं। संवेदनशील ना होने का कौन सा उदाहरण है, या संवेदनशील होने के बारे में कौन सी बात गलत है, दोनों ही तरह से देख सकते हैं। नोट लगा हुआ है, ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिफरेंट कल्चर्स, यानी ऐसी विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, यानी ऐसी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं जहां मल्टीपल कल्चर वाले बच्चों को इंक्लूड किया जा रहा है, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग त्योहार आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सारे बच्चे इंक्लूड हो जाएंगे, पॉजिटिव बात है। हमें नॉट पूछा है। एनकरेजिंग शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस बाय स्टूडेंट्स अबाउट देयर कल्चर, जो विद्यार्थी हैं वो जिस भी संस्कृति से आते हैं अपने अनुभवों को शेयर करें, हमारे यहाँ ऐसे सेलिब्रेशन होता है, हमारे यहाँ ये होता है, ये पहनते हैं, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, चलो ये भी पॉजिटिव बात है। सेलिब्रेटिंग, हमको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए,
जो गलत है वही सही होगा यहाँ पे। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स ऑफ डोमिनेंट कल्चर्स ओनली, यही गड़बड़ है कि यदि आप सिर्फ वही त्योहार मनाएंगे जो डोमिनेंट है, यानी मान लीजिए किसी देश में या किसी एक देश की बात छोड़ ही देते हैं, यहाँ पे किसी स्टेट में या जिस भी जगह पे आपका स्कूल है, मान लीजिए साउथ इंडिया में स्कूल है, आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बन गए, वहां अगर कोई ओणम होता है ना शायद वहां, तो वहां का जो डोमिनेंट फेस्टिवल है वही आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो दिवाली होली है या कोई और मान लीजिए जो वहां पे नहीं उतना सेलिब्रेट होता, उन त्योहारों को आप सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे हैं। जबकि आपकी क्लास में मान लीजिए 30 में से 25 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं जो ओणम को मनाते हैं, वो केरला से हैं, बाकी के 10 बच्चे हो सकते हैं जो बाकी अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री से हों। तो उस केस में ऐसा करना गलत हो जाएगा कि अगर मान लीजिए आप यूपी में हैं तो सिर्फ उसी संस्कृति या उसी जाति समूह के बच्चों के त्योहारों को आप सेलिब्रेट करा रहे हैं जो वहां पे ज्यादा है, डोमिनेंट है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। तो फिर भी बाकी ऑप्शंस देखते हैं। एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग डाइवर्स बैकग्राउंड्स ऑफ ईच स्टूडेंट, हर बच्चे की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकार करना, ये तो अच्छी बात है। तो हमें नेगेटिव चाहिए, नॉट लिखा हुआ था, तो नॉट तो सिर्फ थर्ड ऑप्शन है, और थर्ड ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन में। तो आप लोग इसका मतलब सही जवाब दे पा रहे हैं। यहाँ पे 64% लोग, आसान सा सवाल है लेकिन पता है इसमें गड़बड़ क्या हुई है, ये ज्यादातर लोग सही जवाब दे देते, लेकिन जैसे ये थर्ड और ऑप्शंस जो आए इसमें आपके सर में हो गया दर्द। और जब यहाँ ABCD लिखा है, मैडम आपने क्यों नहीं दिया ABCD, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो नहीं सकता क्योंकि थर्ड गलत है और बाकी के तीनों सही हैं। जब थर्ड गलत है तो यही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था, तो गलत ही सही हो जाएगा, सिंपल बात। कि आप सिर्फ, तो आप कैसे सभी संस्कृति के प्रति संवेदनशील हुए ही नहीं अगर सिर्फ डोमिनेंट कल्चर का ही त्योहार आप सेलिब्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, प्रोवाइडिंग चॉइस एंड ऑप्शंस टू स्टूडेंट्स फ्रॉम अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, नीड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर्स बैकग्राउंड फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ, यानी विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, उनकी जरूरतों, उनके अंदर क्या एप्टीट्यूड है, किस क्षेत्र में वो अच्छा कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स में, कोई ड्राइंग में, कोई पेंटिंग में, कोई म्यूजिक में, कोई गणित में, तो उनके एप्टीट्यूड को पहचान रहे हैं। परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर विविध प्रकार की गतिविधियां करा रहे हैं अलग अलग बच्चों को। ये किसका प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन है ना, समावेशन है। एजुकेशन फॉर ऑल, हर बच्चे के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, स्पेशल बच्चा हो, हर बच्चे के लिए। ये लेबलिंग करना गलत बात है, कंपटीशन, एक्सक्लूजन या एक्सक्लूड कर दिया कि 4 बच्चे हैं जो देख नहीं सकते उनको अलग थलग कर दिया, ये गलत है। तो इंक्लूजन इज द राइट वर्ड ओवर हियर, या जो सिस्टम है वो इंक्लूजन का है। इस पे हमने एक अलग से सेशन अभी लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा फटाफट से और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई, challenges in reading text and comprehending long passages is a challenge for students with, यानी चैलेंज किस में आ रहा है, रीडिंग टेक्स्ट को पढ़ने में, पाठ को पढ़ने में और उसको समझने में, जो लंबे पैसेजेस हैं, दिक्कत हो रही है। कौन से प्रकार का विकार है ये, कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये बताइए, फटाफट से जवाब दीजिएगा। आज तो मैंने बैच में भी इवन क्लास नहीं लिया, मैं शाम तक भी थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, तो अभी ऐसे ही चल रहा है। हालांकि हमारा सिलेबस बहुत ही अंडर कंट्रोल है, खत्म ही हो जाएगा 2-4-6 क्लासेस में, बैच की भी अगर हम बात करें तो टेंशन वाली बात नहीं है। अभी एक आध दिन छुट्टी भी हो तो मैं धीरे धीरे वापस आ गई हूँ ट्रैक पे, समय लगेगा थोड़ा सा तबीयत बिल्कुल ठीक होने में। तो ये डिसलेक्सिया है एग्जैक्टली। डिसकैलकुलिया तो मैथमेटिक्स में होता है, यहाँ पे रीडिंग की बात हो रही है, तो रीडिंग डिसऑर्डर और पढ़ के समझने की दिक्कत है। हियरिंग इम्पेयरमेंट थोड़ी है। डिस्ग्राफिया तो राइटिंग इम्पेयरमेंट होता है, लिखने में समस्या। ये पठन वैकल्य है, डिसलेक्सिया है, पढ़ने और लिखने दोनों में समस्या हो सकती है। अगर पढ़ेगा ठीक नहीं तो लिखेगा भी ठीक नहीं। हालांकि मेनली पढ़ने वाली ही समस्या है, जो ईशान अवस्थी तारे जमीन पर वाला बच्चा था। इन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ असेसमेंट, एक सामाजिक रचनावादी कक्ष के अंदर कौन सा तरीका प्रमुख तरीका होगा मूल्यांकन का, या बच्चे के आकलन का तरीका मुख्य कौन सा होगा, यानी बच्चे को जांचने का सबसे बेहतर तरीका, टेस्ट करने का। अगर मैं कहूं कि आपको पता कैसे लगेगा कि बच्चा ठीक कितना सीख गया है, कैसे सीख गया है, ये सब आपको बताना है, फटाफट से बताना है, जल्दी बताइए। मेरी बेटी 7 साल की है और आपकी वीडियो हमेशा देखती है, बहुत बढ़िया सन्नी, धन्यवाद। चलिएगा आप लोग के साथ, हाँ आप लोग के बच्चे देखते हैं बिल्कुल, देखिएगा। तो ये सहयोगात्मक परियोजनाएं, यानी आप उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स में डाल दीजिए जहां वो एक दूसरे के साथ ग्रुप में कोलैबोरेट करके कोई काम कर रहे हो, और उस टाइम पे उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनका आकलन कीजिए। ग्रुप प्रोजेक्ट दे दिया मान लीजिए, उसके बेसिस पे फिर उनको नंबर दे रहे हैं या व्हाटएवर असेस कर रहे हैं। रिकॉल करना सिर्फ रट्टा लगाना नहीं, बच्चा हमें एक्टिव चाहिए, सबसे ज्यादा एक्टिव यहीं पे है, जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा एक्टिव है वही सही जवाब है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी बहुत अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता नहीं लग पाता। नॉन रेफरेंस टेस्ट भी स्टैंडर्डाइज्ड का ही उदाहरण है। देखिए मानकीकृत जो परीक्षण होते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई थी, जैसे ये ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ होते हैं, मल्टीपल टाइम आप कॉपी चेक